साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ने सनसनी मचा दी है। क्या है ये कोरोना का नया वेरिएंट? इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ सफदरजंग हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर जुगल किशोर जी हैं। जुगल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। सर, ये क्या है जो इतनी खलबली मचा दी है? ये बिल्कुल आपका जो क्वेश्चन है वो सभी के दिमाग में है कि ये नया वेरिएंट क्या है, और जो नई खबर आ रही है उसके हिसाब से लोगों की चिंता बढ़ गई है। लेकिन एज ए एक्सपर्ट हम यही कह सकते हैं कि आप उन सभी बातों को ध्यान ना दें जो आपको डराती हों। ये आप पिछले 2 साल से इस कोरोना वायरस से वाकिफ हैं। इसके बारे में नई नई बातें आपको पता चल रही हैं, और सभी विशेषज्ञों ने आपको टाइम टू टाइम बताया कि ये ऐसा वायरस है जो म्यूटेट होता रहता है। जितने इसके डिवीजन होते हैं ये म्यूटेशन होता है। तो ये कोई एक नई बात नहीं है कि इसमें कोई नया वेरिएंट आया है। पहले भी हम और दूसरे वेरिएंट देख चुके हैं, जिसमें अल्फा था, फिर डेल्टा आया, फिर और पहले छोटे छोटे वेरिएशन ऐसे रहे। जो डेल्टा था वो काफ़ी इन्फेक्शियस था, और उसकी वजह से पूरे इंडिया में एक बहुत बड़ी लहर आई, जो सेकंड लहर अल्फा से हमारी फर्स्ट लहर आई थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम ये कहें कि कोई नया वेरिएंट है जो उसी तरह का है जैसे डेल्टा, तो डेफिनेटली हमें इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। इसका नाम ओमिक्रॉन दिया है। जैसे ही ये साउथ अफ्रीका में पता चला तो उन्होंने WHO को खबर दी, और WHO ने सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि क्या ये जो वायरस है ये बहुत ही इन्फेक्शियस है, या फिर जो हमारे अंदर इम्यूनिटी है उसको तो इवेड नहीं कर रहा है, मतलब कि उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस तरह की चीज़ें ध्यान में रखकर देखा जाता है कि इसको हम वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहें या वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहें। तो ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, जो कि ये शो करता है कि कम से कम इसमें काफ़ी मात्रा में म्यूटेशन हुआ है। इसके जो पार्ट हैं वायरस के, उसमें कई कई जगह पर म्यूटेशन है। तो नेचर में जो स्टडी छपी है, स्टडी नहीं कहना चाहिए, एक तरह की रिपोर्ट है, उसमें बताया गया कि इसमें कई जगहों पर म्यूटेशन है, और वो 30 म्यूटेशन इस तरह के हैं। तो क्योंकि ज़्यादा है तो इसलिए लोगों का कंसर्न है, लेकिन म्यूटेशन से इसका ये मतलब नहीं कि वो बहुत खतरनाक हो गया है। ये तो हमें देखना पड़ेगा कि ये जो वायरस है ये सच में ही खतरनाक है। लेकिन अभी तक जो साउथ अफ्रीका की रिपोर्ट्स हैं वो ये शो करती हैं कि ये अभी माइल्ड इन्फेक्शन ही कर रहा है। इसमें कोई अभी इतनी ज़्यादा जान माल का खतरा नहीं है, तो हमें अभी इसको देखना पड़ेगा। अगर पिछले वायरस की तुलना की जाए, जैसे आपने अल्फा का जिक्र किया, उसके मुकाबले ये वायरस कितना अलग है, और क्या इसका खतरा ज्यादा है पहले से? बिल्कुल, कुछ एनालिसिस में ये दिखाया गया कि इसकी जो इन्फेक्टिविटी है वो बहुत शॉर्ट पीरियड में काफ़ी लोगों को इन्फेक्ट किया, तो इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से ये पाया गया कि जो अल्फा था वो इतना इन्फेक्टेड नहीं था, लेकिन डेल्टा ने वो करीब 70% ज़्यादा इन्फेक्टेड था। और इसको कहते हैं कि ये करीब 200, 300, 400 टाइम्स ज़्यादा इन्फेक्टेड है। तो वो इन्फेक्टेड है, इसका मतलब ये है कि वो इन्फेक्शन कर सकता है। वो सच में ही बहुत खतरनाक होगा या वो किल करेगा लोगों को, इस तरह का कोई एविडेंस नहीं है। ये जरूर बात है कि इन्फेक्टेड है तो उन लोगों को इन्फेक्शन जरूर करेगा जिनके अंदर खतरा बना हुआ है। उसमें वो लोग आते हैं जिनमें पहले कभी कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, तो उन लोगों के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस डेफिनेटली हैं। एक और ग्रुप है जिसमें ये इन्फेक्शन हो सकता है, वो है जिनको वैक्सीन लग चुका है। जो वैक्सीन लगा है, क्योंकि हमारी या तो कोविशील्ड या कोवैक्सीन में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि वो इन्फेक्शन को रोक देती है। ये देखा गया कि इन्फेक्शन रुकता है, लेकिन इतना अधिक मात्रा में नहीं रुकता, उससे मॉर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी में फर्क पड़ता है। तो उन लोगों को भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छी बात यह है कि ये अभी भी जो दिख रहा है ये माइल्ड इन्फेक्शन है।
इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है, जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, क्या उन्हें बूस्टर डोज की आवश्यकता है या वही वैक्सीन इस पर कारगर साबित होगी? ये जो नया वेरिएंट है या डेल्टा वेरिएंट है, उसके लिए तो हमारी जो कोविशील्ड है या कोवैक्सीन जो हमारे देश में चल रही है, स्पुतनिक है, वो भी देखा जाए तो नए वेरिएंट को हैंडल नहीं करती। जब वैक्सीन बनाई जाती है तो उसका एक अपना रूप होता है, उस रूप से हम वैक्सीन बनाकर और फिर एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट में बनते हैं, लेकिन उस रूप के अंदर कोई चेंज आ जाए तो ये जरूरी नहीं है कि जो एंटीबॉडीज बनेंगे वो सक्षम होंगे उस वैक्सीन से दूसरे नए वेरिएंट के लिए। तो ये जो नए वेरिएंट आएंगे वो सच में ही उनको हम रोक पाएंगे, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। वो हमारे लिए डेल्टा में भी था और मुझे लगता है ओमिक्रॉन के अंदर भी होगा, क्योंकि ये नए वेरिएंट है, नए नए म्यूटेशन होते रहते हैं। अच्छी बात यह है कि जब कभी भी इम्यूनिटी बनती है तो वो खास तौर से कोशिश करती है उसकी इन्फेक्टिविटी को कम करने के लिए और उसकी सीवियरिटी को कम करने के लिए। और ये देखा गया जिनके अंदर नेचुरल इन्फेक्शन हुआ था, जैसे कि हमारे डेल्टा से हुआ था या कहना चाहिए हमारा इससे अल्फा से हुआ था, इन दोनों नेचुरल इन्फेक्शन में जो इम्यूनिटी बनी वो ज्यादा सक्षम रही और उनसे ये देखा गया कि उनको दोबारा इन्फेक्शन नहीं हुआ। जो अल्फा वाले पेशेंट थे पिछले साल जिनको इन्फेक्शन हुआ था, उनको इस साल इन्फेक्शन नहीं हुआ। इवन डेल्टा बहुत इन्फेक्टेड होने के बावजूद भी अल्फा वाले पेशेंट के अंदर हमारे को इन्फेक्शन दोबारा नहीं हुआ। तो ये माना गया कि जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो ज्यादा सक्षम है और अगर हम उसको कंपेयर करें वैक्सीन से, तो ये जो नई वैक्सीन जो हमारी अभी वैक्सीन लग रही है वो नए वेरिएंट को कंट्रोल करेगा, ऐसा कोई इसके ऊपर कोई कुछ भी कहना मुश्किल है। तो उसमें बूस्टर देने का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि वो बूस्टर देने से नए वेरिएंट को कंट्रोल नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए एक नया वैक्सीन ही बनाना पड़ेगा, तभी वो हमें उससे कंट्रोल हो पाएंगे हम। क्या आप तो लगता है कि जो नया वेरिएंट आया है इसके लिए एक अलग तरह की वैक्सीन हो या नई वैक्सीन का इजाद हो, नई वैक्सीन आए, सरकार को इस ओर देखना चाहिए? ये साइंस इस पे कंटिन्यूअस काम करती रहती है कि अगर कोई नया वेरिएंट आता है तो हम कितना सक्षम हैं उसको कंट्रोल करने के लिए या उसमें क्या वेरिएशन लाने की जरूरत है। एक बहुत बड़ा प्रक्रिया शुरू होती है जब वैक्सीन बनता है, उसकी अप्रूवल होता है, फिर वो पूरे बड़ी मात्रा में बनाया जाता है। उसमें थोड़ा फेर बदल करने से जो पुराना हमारा स्टॉक है सारा खराब हो जाता है। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये कहना कि वो हमारे को कितनी जरूरत है, अगर हम ये कह रहे हैं कि वो माइल्ड है, उससे कोई डेथ नहीं हो रही है, तो हमें कोई नई वैक्सीन क्रिएट करने की जरूरत ऐसे लगती नहीं। नहीं लगती अभी, क्योंकि इसके शुरुआती आ रहे हैं कि ये माइल्ड असर कर रहा है, इसका कोई सीरियस परिणाम अभी तक देखने को नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि ये खतरनाक हो सकता है या फिर इसके लिए वैक्सीन की जरूरत है? अभी फिलहाल जो पुराना जितना भी स्टडी है, मैंने जैसे आपको कहा कि हम इसको 2 साल से इस वायरस को जानते हैं, तो हम यही देख रहे हैं कि इसमें जो इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन फिर काफी अच्छी इम्यूनिटी क्रिएट करता है अगर नेचुरल इन्फेक्शन है, और जो हमारे वैक्सीन जो भी अवेलेबल है उनसे आपको काफी हद तक प्रोटेक्शन मिलता है। तो उसके अंदर ये हम अगर कहें कि जो ये सेकंड थर्ड डोज लगाने की जरूरत है या फिर बूस्टर की, या फिर हम कोई और नया इसमें कुछ क्रिएट करें, तो उसको ऑब्जर्व करने की जरूरत है अभी। और उस ऑब्जर्वेशन को साइंटिस्ट ऑलरेडी कर रहे हैं। हमारे देश में भी गवर्नमेंट ने काफी अच्छे गाइडलाइंस दे दिए हैं। उसमें बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव प्रोएक्टिव वर्ड यूज किया है कि हम प्रोएक्टिवली काम करेंगे, तो वो काफी हद तक ठीक है और मुझे लगता है कि वो ज्यादा ही है एज कंपेयर टू व्हाट इज रिक्वायर्ड।
मेरा एक सवाल है, अभी शनिवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की है, साथ ही साथ दिल्ली सरकार ने भी विशेषज्ञों की राय मानी है। आपको क्या लगता है कि ये जो नया वेरिएंट है ये कमजोर पड़ जाएगा या इसका तीसरी लहर जिसके बारे में हम सुनते आ रहे हैं, क्या तीसरी लहर आ सकती है या इसका कोई लेना देना है आपस में? ये अच्छी बात है कि एक पॉलिटिकल लेवल पर और गवर्नमेंट लेवल पर एक अलर्ट है। WHO ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, तो देश में एक हाई लेवल की मीटिंग करना और सारी सरकारों को सतर्क होना बहुत अच्छी बात है, और वो देश के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये कहना कि वो तीसरी लहर के अंदर चेंज होगा या उस पे आएगी, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। उसका रीजन ये है कि जैसे मैंने कहा कि हमारे लार्ज पॉपुलेशन इन्फेक्टेड है। जो डेल्टा ने काफी हद तक लोगों को इन्फेक्ट किया, हमारा सीरो सर्वेलेंस जो ICMR ने किया वो भी 70% के आसपास मिला था, और जो दिल्ली गवर्नमेंट ने किया वो 90% से ज्यादा मिला, और 90% बच्चों में मिला। तो कहना चाहिए हमारे बहुत सारे बच्चों को या हमारी पॉपुलेशन को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है। और ये अच्छी बात है कि एक बार इन्फेक्शन होने के बाद में दोबारा इन्फेक्शन नहीं होता। तो हमारे पास में जो ऐसे लोग बचे हैं जिनको इन्फेक्शन हो सकता है वो बहुत कम लोग हैं, और उनके अंदर ये नया वायरस डेफिनेटली इन्फेक्शन, नया नहीं कहेंगे, वेरिएंट वायरस इन्फेक्शन कर सकता है, पर उनकी जो नंबर है वो बहुत कम है। वो एक नया तीसरी लहर लेके आएगा ये ऐसा लगता नहीं, क्योंकि उनका नंबर बहुत ही कम है। प्रधानमंत्री ने भी हालांकि इसको लेकर काफी अलर्ट है, कुछ स्तरीय बैठक भी की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक अपील भी की है, ये पॉलिटिकल सवाल भी है प्रधानमंत्री मोदी से कि जो बाहर से आने वाली फ्लाइटें हैं, खासकर साउथ अफ्रीका या अन्य जगहों से, उन पर रोक लगा दी जाए। आपको क्या लगता है कि उस पर रोक लगाना कितना सही है? जैसा मैंने आपको बताया कि जो साउथ अफ्रीका के अंदर जो इन्फेक्शन है वो बहुत माइल्ड है, तो कभी भी माइल्ड इन्फेक्शन होता है उस पर इतना बड़ा स्टेप लेना कि वहाँ की फ्लाइट्स को रोक देना, वो लगता है कि शायद ज़्यादा ही एक्टिव या कहना चाहिए रिस्ट्रिक्टिव मूवमेंट जो WHO के गाइडलाइंस है उसके अगेंस्ट जाता है। इसलिए ये बड़े जो डिसीजन है ये हमारे को साइंटिफिक नॉलेज के अंडर में लेकर करने चाहिए। कभी कभी प्रोएक्टिव लेते हैं तो उसमें नुकसान फायदे होते हैं। ये सरकार का डिसीजन होता है, दो सरकार है, एक हमारी दिल्ली गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये डिसाइड करेंगी। लेकिन जो भी डिसीजन है वो अगर कंसेंसस से लिया जाए कि उसमें क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, और हमारे देश के वासियों के लिए कितना वो घातक होगा, उस पर ही लिया जाए, ना कि इमोशन और उस पर आकर लिया जाए। मैं समझता हूँ कि इसमें हमारा देश काफी चिट्ठी लिखी है कि नया वेरिएंट है, लोग आ रहे हैं। हालांकि 2 लोग पॉजिटिव भी पाए गए थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है कि बाहर से आने वाली फ्लाइटों पर रोक लगा दी जाए। उसके लिए हमारे देश में बहुत अच्छे इंतजाम हैं कि जब कोई फ्लाइट आती है तो हम वहाँ का सर्वेलेंस बढ़ा देते हैं, और वो सर्वेलेंस कई तरह का होता है, तो उसमें क्वारंटाइन एंड आइसोलेशन, ये दोनों तरह की प्रक्रिया होती हैं। तो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करना है, और वो हमारे देश ने ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं। हमारी जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं जो ऐसे देशों से, उनके लिए ऑलरेडी गाइडलाइन दे दी है कि कोई भी यात्री आता है तो उसका पूरा आप टेस्ट कीजिए, और अगर कोई भी इन्फेक्शन है तो डेफिनेटली उनको आप आइसोलेट कीजिए, या फिर आपको अगर लगता है तो क्वारंटाइन में डालना है। ये कर दिया है। कुछ देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं, ज्यादातर देशों ने, जो विकसित देश हैं उन्होंने नहीं लगाए हैं। ये डिसीजन डेफिनेटली पॉलिटिकल होते हैं और हाई लेवल के होते हैं, और इस पे कोई भी टिप्पणी करना मेरे को लगता है कि ठीक नहीं होगा। जो पुराना की एक डेल्टा की बात हुई, अभी नया वेरिएंट है, इससे कैसे बचें? क्या पहले वाले ही बचाव है, आप बताना चाहें? क्योंकि लोगों में एक दहशत का माहौल है। एज अ डॉक्टर, आप सावधानी के साथ, दिल्ली के बड़े अस्पताल के डॉक्टर हैं,
लोगों में जो दहशत का माहौल है उसको लेकर कुछ आश्वासन देना चाहे या कोई वायरस तरीका? बिल्कुल, हाँ, जो वायरस है वो सेम है। वायरस में थोड़े थोड़े चेंज होते हैं। वो ऑलरेडी हम कह रहे हैं कि देश में ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे वेरिएंट हुए हैं। तो उससे अगर हमने जो पिछले दो कर्व के अंदर या दो एपिडेमिक के अंदर हमने देखा कि लोगों के अंदर अगर इन्फोडेमिक्स या कहना चाहिए घबराहट या डर का माहौल अगर हो जाए तो उसमें हम मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज को करते हैं कि जैसे हमारे पास में 10 बेड हैं और जनता है हमारी 100, तो उसमें अगर सिर्फ 10 लोगों को सीरियस इन्फेक्शन होगा, लेकिन हो सकता है कि उनको 40 लोगों को माइल्ड इन्फेक्शन हो जो घर पे ही ठीक हो सकते हैं। लेकिन जो माइल्ड होते हैं वो ज्यादा दौड़ते हैं और ज्यादा वो सक्षम होते हैं कहीं भी पहुंचने के। तो 40 लोग अगर हॉस्पिटल में आके और वो बेड ऑक्यूपाई कर लें तो जो हमारे 10 लोग हैं उनको नहीं मिलेगा। और यही हुआ कि हमारे बेड्स है ना कम पड़ गए, रिसोर्सेज कम पड़ गए। तो ये जो डर का माहौल है इसको बिल्कुल खत्म करना है। इसके अंदर डेथ रेट बहुत कम है। हमारे पास में संसाधन जो हैं देश के अंदर वो सक्षम है किसी भी एपिडेमिक को या इस तरह की चीजों को रोकने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए, अगर हम सही ढंग से रिसोर्सेज को यूज करें तब। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो अवेलेबल हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं तो वही करने हैं। आप अननेसेसरी बाहर ना जाएं, आप भीड़ वाली जगहों पर ना जाएं, शादियों को कम से कम करें। ये माहौल अभी ऐसा चल रहा है कि अभी हमारे को पूरा अलर्ट रहने की जरूरत है और साथ में ऐसे कोई भी काम ना करें जिससे कि हमारा एक दूसरे का संपर्क बढ़ जाए। इन दिनों में खांसी और बुखार वाले केसेस बढ़ जाते हैं कई गुना, तो उसमें चांसेस हैं कि इन्फेक्शन एक दूसरे से लगे। तो यही सारी चीजें अगर हम जो कोरोना के लिए बताई गई चीजें हैं वही हमें करनी है। और जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी उनको वैक्सीन लगाना है, चाहे वो इस वेरिएंट को रोके या ना रोके, लेकिन एटलीस्ट वो पुराने वेरिएंट को रोकने में सक्षम होगा। उनके अंदर मोर्टेलिटी शायद कम हो, तो हमारा जो वैक्सीनेशन कवरेज है वो पूरा हो जाएगा। तो उनको फोकस करने की जरूरत है। जो लोग अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं वो अपना ज्यादा ध्यान रखें। पर्टिकुलरली हमें फोकस उन पे करना चाहिए जिनको ऑलरेडी कोई ना कोई इन्फेक्शन है या कोई डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, किडनी की बीमारी है, उनको बहुत ध्यान रखना है। लीवर की अगर कोई बीमारी है या लंग्स की कोई बीमारी है तो ज्यादा ध्यान रहे। तो उन चीजों को करना है जो हम पहले से कर रहे थे, उन्हीं को दोबारा से हमें बनाए रखना है। और जब तक कि ये पूरे विश्व से ये कोरोना खत्म नहीं होता तब तक हमें ये करने की जरूरत है। और अपने जो नए नॉर्मल की हम बात कर रहे थे कि साफ सफाई रखना है, जो हमने स्वच्छ अभियान शुरू किया था हमारे प्रधानमंत्री ने, उसको कंटिन्यू रखना है जिससे कि हमारे को इन्फेक्शन एक दूसरे से कम लगे। मास्क पहने और 2 गज की दूरी ये भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मेरा, अगर तीसरी लहर आती है इस वेरिएंट के बावजूद, कितने तैयार हैं हमारे हॉस्पिटल? क्या दूसरी लहर से कुछ सबक ली? क्या कुछ इंतजाम बढ़ाए गए हैं या अभी वही के वही है? ये आखिरी सवाल है मेरा। दूसरी लहर के बाद में पूरे गवर्नमेंट सेटअप में और प्राइवेट सेटअप में काफी मात्रा में बेड बढ़े, साथ में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर बहुत अच्छा इंतजाम हुआ। हमारे जो सिस्टम है वो काफी इम्प्रूव हुए, हमारी जो ट्रेनिंग है वो अच्छी हुई। ये कहना चाहिए हम डॉक्टर्स या नर्सेज को लेकर अगर हम बात करें तो वो पेशेंट को अच्छे से मैनेज करने में सक्षम है। ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी चीजें ठीक है। पर मैंने आपको ये बात कही कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उसके मुकाबले में हमारे जो बेड की संख्या है वो इतनी नहीं है। तो हमें बहुत ही जुडिशियस कहते हैं इसको कि जब जरूरत है उस चीज को इस्तेमाल करने की वो हम इस्तेमाल करें। तो तब हम इसलिए ट्रायल्स का होना बहुत जरूरी है। तो ट्राइजिंग हमारे कम्युनिटी लेवल पे होना चाहिए, हॉस्पिटल लेवल पे होना चाहिए, तो तब हम इसको डेफिनेटली मैनेज कर पाएंगे। थर्ड लहर का अभी तक तो ये कहेंगे कोई ऐसा नहीं डर लगता, लेकिन अगर कुछ नंबर ऑफ पेशेंट हमारे बढ़े तो हम डेफिनेटली उसको मैनेज कर पाएंगे। और उसमें कम्युनिटी को डेफिनेटली एक
सहयोग देने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है कि ये वायरस ज्यादा खतरनाक नहीं है, हम इसको मैनेज कर सकते हैं, हमारे पास में आज वैक्सीन भी है, दवाइयां भी हैं, सारी सुरक्षाएं मौजूद हैं, सरकार हमारे साथ में है, पूरा तंत्र हमारे साथ में है, तो हम उनको सहयोग दें, वो हमारे को हेल्प करेंगे तो डेफिनेटली हम इस तरह की महामारी से उभर के आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम से बातचीत के लिए। और हम भी यही उम्मीद करेंगे कि लोग घबराए ना, दहशत का माहौल ना हो, और इस नए वेरिएंट से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, केवल सावधानी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।